सलाम। कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं, आप ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक। तुम लोग कहाँ गायब हो गए? मैम वो क्लास हो रही थी। किसकी? मैम शाजिया की फंक्शनल एनालिसिस की। तो बताया नहीं कि मेरी अगली क्लास हमारी शुरू हो गई है। जी मैम बताया। क्या कहती है वो फिर? मैम फिर मैम ने छोड़ दिया। बताया मैंने तुझे क्लास है। मेरी सहेली है शादी, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, लेकिन बता दिया करो मुझे। ओके मैम। तो स्टार्ट कर दें? 20 पार्टिसिपेंट्स हो गए। यस मैम। चलो ठीक है, एक मिनट में छोटा सा मैसेज कर। वाह। हाँ हाँ, मैंने खुद ही उसको किया था, म्यूट किया था। मैंने कहा 2-3 लोग और आ जाए। ठीक है, अगर अजान होगी ना शुरू, फिर मैं तब दोबारा इसको म्यूट कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी फिर वो बेदबी का भी होता है खदशा, और आवाज़ भी हमारी फिर इंटरप्शन हो जाती है। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अगर अजान होगी तो फिर बंद कर लेंगे इसको। अच्छा, इसमें हम लोगों ने किया था, अपने 3 इक्वेशंस कर ली थी ना, 3 सिस्टम कर लिए थे अपने। आवाज़ आ रही? जी मैम। अच्छा, इसमें रेगुलर, सिंगुलर एंड पीरियोडिक ऐसे इक्वेशंस हम लोगों ने उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। इसको दोबारा से रिवाइज कर लो कि हाँ हाँ बोल लें कुछ। चलो ठीक है, रेगुलर में क्या होता है कि पी और आर उसने कहा है कि 0 नहीं होते हमारे इंटरवल के किसी भी पॉइंट के ऊपर। और सिंगुलर में क्या हो जाता है कि हमारे एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है ये पी और आर जो है दोनों या उनमें से एक जो है वो खत्म हो जाता है। और जो हमारा लास्ट है उसमें पीरियोडिक का पीरियोडिसिटी के बारे में था। ठीक है, अच्छा आप ये स्टार्ट करो, ये थोड़ा सा इसको पढ़ो सिस्टम को, फिर मैं ना इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अजान जरा सुन लो। अच्छा, इसमें जो है वो रेगुलर एसएल सिस्टम में उसने कहा कि हमारे पास सबसे पहले तो उसने कहा है कि जो हमारी इक्वेशन है उसको रेगुलर होना पड़ेगा, मतलब रोग होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उसकी बाउंड्री कंडीशन इस तरह से लिखी गई हूँ, अल्फा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फा 2 वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई डैश ऑफ बी इज इक्वल टू 0, where alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 are real constants such that alpha 1 and alpha 2 are not both 0 and beta 1 beta 2 are not both 0 is called a regular SL system। उसने एग्जांपल दिया आपको y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, और साथ में कंडीशन दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये आपकी जो इक्वेशन है ऑन गिवन इंटरवल हमारी रेगुलर है कि नहीं है। तो इसमें p ऑफ x आपका किसके इक्वल है? 1 के। ठीक है, आर ऑफ एक्स भी आपका 1 की इक्वल है, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो आपका 0 के इक्वल है। तो इसमें जो है वो हमारे पास, इसका मतलब है कि ये रेगुलर एसएल इक्वेशन है। अच्छा, अब आपने देखना है कि ये जो इसकी कंडीशंस दी हुई हैं, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, क्या ये हमारे पास इस फॉर्म में है, अल्फा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फा 2 वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि यस, ये हमारी नंबर ए जो ये सेट दिया हुआ है उसकी फॉर्म में है। तो ये कैसे उसकी फॉर्म में है, इसमें आप देखो जो आपका अल्फा 1 है वो आपका 1 के इक्वल है, अल्फा 2 आपका 0 है, बीटा 1 1 है और बीटा 2 0 है। इसकी मुझे बताओ समझ आई है कि नहीं आई? फिर मैं आपको, अगर नहीं आई तो मैं आपको बोर्ड पे से एक्सप्लेन कर देती मैम एक दफा दोबारा बता दें। हूँ। बोर्ड पे बोर्ड समझाती हूँ, बोर्ड पे करवा दें। समझा देती हूँ, बाकी तो आगे से इजी है, वो तो आपको ऊपर से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं अपना बोर्ड ऊपर रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी स्क्रीन ऑन कर लूँ। सही हो गया, नजर आ रहा है ना बोर्ड सही तरह से? अच्छा, अब वो किस तरह से कह रहा है, साथ स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है। स्क्रीन शेयरिंग को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती हूँ ताकि आपका बोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, उसमें उसने पहले, सबसे पहले आपकी जो एसएल इक्वेशन है उसने उसको आइडेंटिफाई किया किस तरह से, मतलब आपके पास डी बाई डी एक्स ये इस तरह से लिखी होनी चाहिए।
P of x dy by dx plus q of x plus lambda r of x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए वो कहता है इस एसएल इक्वेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन इसने क्या लगाई कि आपकी एसएल इक्वेशन रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर होने के लिए कंडीशन क्या होती है भला हमारी, अगर ये डिफाइंड है ऑन ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी के ऊपर, रेगुलर होने के लिए हमारे पास उसामा कंडीशन क्या है भला? मैम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों वैनिशेस नहीं होने चाहिए हमारे पास। शाबाश, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है आर ऑफ एक्स जो है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए ए के ऊपर या इस किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये जो आपका इंटरवल गिवन है। एंड पॉइंट्स के ऊपर भी 0 नहीं होने चाहिए और इसके दरमियान के किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं होने चाहिए। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रेगुलर। अच्छा, पहले तो ये बात आ रही थी रेगुलर की। अच्छा, अब रेगुलर सिस्टम में उसने क्या बोल दिया, एक तो ये इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। वो इसकी मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स क्या होंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, अल्फा 1 और y ऑफ a प्लस अल्फा 2 y डैश ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 y ऑफ b प्लस बीटा 2 y डैश ऑफ b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो कहते हैं कि बोथ अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ बीटा 1 बीटा 2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये है उसका सिंपल जबान में, अगर इनमें से कोई एक 0 हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों एट ए टाइम 0 नहीं होने चाहिए। इसके लिए उसने आपको कंडीशन एक आपको जो एग्जांपल दिया है वो आपको ये एग्जांपल दी है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। उसकी कंडीशन उसने क्या में लगाई है, बुक में देख लो, मैंने बुक तो नहीं खोली, मैं 1 है 0 से लेकर 1 तक कंडीशन इसने दी है आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपकी क्या है? इनिशियल है कि बाउंड्री कंडीशंस है? बाउंड्री। शाबाश, बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस क्यों है? बिकॉज ये जो आपके पास y की वैल्यूज आ रही हैं ये x की दो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आ रही हैं, तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रेगुलर है, तो यस रेगुलर है। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया आपने? इसके p ऑफ x को देखा, p ऑफ x इसका 1 के इक्वल है और इसका जो है वो r ऑफ x वो भी 1 के इक्वल है, और जो मर्जी वैल्यू ले लो इस इंटरवल में ये हमारे पास जो है ये 0 के बराबर नहीं आ रही। ठीक है, x को चाहे आप रख लो, यहाँ पे x को रख लो, यहाँ पे 0 रख लो, x को 1 रख लो, x को 0.5 रख लो, 0.7 रख लो, 0.9 रख लो, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है 1 नहीं आएगा। क्यों 1 आएगा? बिकॉज ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगली बात क्या होगी कि हमने कह दिया है कि ये हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम रेगुलर है। रेगुलर के सेंस में कह दिया, अब देखो क्या मैं इन बाउंड्री कंडीशन को ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू वाई ऑफ 0 प्लस मैम लैम्डा वाली वैल्यू आर ऑफ एक्स है, तो लैम्डा को हाँ हमने इधर 1 कंसीडर किया हुआ है। हाँ 1 कंसिडर किया हुआ है। ओके मैम। ठीक हो क्या? मतलब इसमें देखो ना आइडेंटिफिकेशन देखो, जो लैम्डा के साथ वाला होता है उसको हम आर लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास जो है वो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक हो गया, सही ठीक हो हो गया गया ना? मैम। तो वो कहते हैं कि दोनों एट ए टाइम दोनों को 0 नहीं होना चाहिए, ना पी को ना आर को। अच्छा, अब ये जो देखो जो कंडीशन लिखी है मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 इंटू वाई ऑफ 0 प्लस 0 इंटू वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू वाई ऑफ 1 प्लस 0 इंटू वाई डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। लिख सकती हूँ ना? देखो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन क्या रहेगी? वाई ऑफ 0, ये वाली। सही हो गया? इसके साथ क्या रहेगी? y ऑफ 1, ये आपकी कोफिशिएंट मैंने 0, ये डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है मेरी। सही हो गया ना? तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो इस सेट के साथ, ये जो सेट है इसके साथ इसको आइडेंटिफाई करते हो तो इसके मुताबिक आपका अल्फा क्या है? अल्फा 1 क्या है? 1 के इक्वल है ना? आपका अल्फा 2 क्या है? 0 के इक्वल। आपका बीटा 1 क्या है? 1 के इक्वल। आपका बीटा 2 क्या है? 0 के ऊपर। तो वो कहता है दोनों एट ए टाइम बोथ अल्फा 1 अल्फा 2 0 नहीं, अगर एक 0 जो कोई मसला नहीं। सही है? तो आप देखो मैं जो मेरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो इस फॉर्म में लिखी गई है ना, अल्फा 1 वाई ऑफ ए, एक एंड पॉइंट के ऊपर ना, एक एंड पॉइंट इसका ए है, एक दूसरा एंड पॉइंट इसका बी है। मेरे पास अब फर्स्ट एंड पॉइंट क्या है? 0, सेकंड एंड पॉइंट क्या है? 1। तो मैंने इसको कैसे लिख लिया? 1 मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ वाई, वाई ऑफ 0, वाई ऑफ ए से मुराद वाई ऑफ 0 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। इस क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन उसने दी हुई है वो इस फॉर्म में दी हुई है। ये तो मुझे इनको बनाने के लिए फिर मैंने इनको जो है वो कोएफिशिएंट्स कैसे सेट कर लिए, और लेकिन इधर राइट हैंड साइड पे मेरे पास 0 ही आ रहा है। तो ये सिस्टम कैसा है आपका? रेगुलर एसएल सिस्टम। हो गया क्लियर?
मैम अल्फा 1 और अल्फा 2 दोबारा बताइएगा कैसे लिया हमने 1 और 0। अच्छा सही, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये जो है आपके पास अल्फा 1 एक्चुअली क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है एट इनिशियल पॉइंट a। अल्फा 2 क्या होता है, जो y डैश डेरिवेटिव के साथ वाली वैल्यू कोफिशिएंट होता है उस फर्स्ट एंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बीटा 1 उसने क्या लिया हुआ इस बुक के मुताबिक, बीटा 1 उसने क्या लिया हुआ है जो सेकंड एंड पॉइंट के ऊपर आपका y की वैल्यू है उसका कोफिशिएंट। बीटा 2 उसने क्या लिया हुआ है उसका डेरिवेटिव का सेकंड एंड पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर जो मुझे उसने कंडीशनें दी हुई है, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कहाँ तक है, यहाँ तक। अच्छा, अब मैंने आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो मेरे पास, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो रेगुलर एसिड इक्वेशन है, यस। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या ये जो आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं क्या वो इस फॉर्म में दी हुई हैं कि नहीं दी हुई। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, छोटा सा एक मैंने स्टेप किया, मैंने देखा कि ये मेरे पास किस फॉर्म में है, क्या ये जो कंडीशन दी हुई है ये y की फॉर्म में है कि y डैश की फॉर्म में है। y की फॉर्म में, y की फॉर्म में है ना, इसका मतलब है कि, और ये किसके ऊपर डिफाइंड है, जो मेरे इंटरवल का फर्स्ट एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है इंटरवल। तो फिर इसका मतलब है ये मेरे पास है y ऑफ a, एक्चुअली ये मेरे पास एक्चुअली वैल्यू क्या दी हुई है, y ऑफ a की वैल्यू दी हुई है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आ गया। तो मैंने इस y ऑफ 0 को कैसे लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 0। अब क्या है इसमें, मुझे बताओ क्या इसमें आपको y डैश ऑफ 0 नजर आ रहा है, नो मैम। नो मैम। नो। इसका मतलब है कि y डैश ऑफ 0 खुद तो 0 नहीं है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है उसके 0 ने उसको 0 बना दिया, कोफिशिएंट के 0 ने उसको जो है वो 0 बनाया। इसलिए मेरे में जब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो आपको क्या बन जाता है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बनता है ना। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें जो कंडीशन दी हुई है ये भी आपको y ऑफ 1 की फॉर्म में दी हुई है, तो y ऑफ 1 इसका मतलब ये है कि जो y डैश ऑफ 1 वाली टर्म होगी वो 0 है। तो वो 0 कैसे बनेगी, अगर मैं उसके कोफिशिएंट को 0 सिलेक्ट कर लेती हूँ। सही हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अगर आपको सिस्टम ऐसे भी वो दे सकता था, अगर ऐसे दे दें, सपोज दैट कंडीशन, ये सिस्टम हो, कंडीशन आपको ऐसे दे दी जाए, y ऑफ 0 प्लस 2y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कंडीशन दे दें। फिर आपको कंडीशन दे दी जाए y ऑफ 1 प्लस 3y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 क्या है मेरे। मैम अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 2 है, बीटा 1 1 है और बीटा 2 3। शाबाश। तो बीटा 1 जो है वो 1 है, और बीटा 1 जो है वो मेरा 1 है, और जो मेरे पास बीटा 2 है वो आपका 3 है। तो क्योंकि जो मेरी कंडीशन है देखो, इसमें आपका डैश वाली टर्म्स भी नजर आ रही है। ठीक है, तो जो डैश वाली होंगी वो आपके पास देख लेना है कि वो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, इंटरवल वही है आपका 0 से 1 तक, और या देख लेना है कि आपके सेकंड एंड पॉइंट के ऊपर है। तो फिर इसके मुताबिक आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। हो गया क्लियर सारी क्लास को? यस मैम। ओके, बॉयज को भी हो गया? जी मैम। यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, अब दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग कर लेती हूँ, फिर देख लेते हैं अगर उसकी हमें जो है वो जरूरत पड़ी बोर्ड की तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है वो हम वहीं से देख लेंगे। अच्छा, सेकंड वाले में कहता है, ये था रेगुलर, रेगुलर के बाद दोबारा देख लो। रेगुलर एसएल सिस्टम, वो कहते हैं कि एक तो आपकी जो इक्वेशन है उसको रेगुलर होना चाहिए, और दूसरा उसने कहा है कि अगर कंडीशंस आपकी इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसने y डबल डैश प्लस लैम्डा y की एग्जांपल दी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपका जो इंटरवल दे दिया, कहते हैं p ऑफ x1 है, q ऑफ x 0 है, r ऑफ x1 है, और a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, जो आपके ना इंटरवल की बात वो कर रहे हैं। कहते हैं ये अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 0. Since the SL equation is regular and the boundary conditions are of the form of A, set A जो दिया हुआ है, therefore the system is the regular SL system. हो गया क्लियर? तो आगे है आपका पीरियोडिक। अच्छा, पीरियोडिक में भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या उसने बताई हुई है कि जो आपकी इक्वेशन है उसका पीरियोडिक होना कंपल्सरी है। तो पीरियोडिक के लिए हम लोग क्या देखते थे कंडीशन वाला, कि अगर हम जो वैल्यूज हैं P और R की, P Q एंड R की, उसके अंदर हम लोग उसके जो इंटरवल दिया गया है उसको अगर हम एडअप करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास P के इक्वल आ रहा है, P ऑफ X अगर के इक्वल आ रहा है, ऐसे था ना। तो इसी तरह से हमने Q के अंदर भी ऐड कर लेना है। तो मैंने आपको एक और कंडीशन भी नोट करवाई थी कि आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर जो आपके वैल्यूज सेम आ रही हैं,
तो हम कहते हैं कि वो हमारा पीरियोडिक है। तो यहाँ पे उसने दोबारा से कंडीशन को रीडिफाइन किया, वो कहता है का जो y ऑफ a है इज इक्वल टू y ऑफ b एंड y डैश ऑफ a इज इक्वल टू y डैश ऑफ b। अब ये आपकी एक्स्ट्रा कंडीशन उसने बताई है पीरियोडिक होने के लिए। तो वो कहता है कि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो पीरियोडिक एसएल सिस्टम होगा। सही है, मैं इसको दोबारा से यहाँ बता देती हूँ कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ये स्क्रीन इसके साथ में ऑन ही रहे। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ये हमारे पास अभी पहले आपके आता था रेगुलर, उसके बाद आता था सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर में चूंकि 2-3 कैटेगरीज आ जानी है, वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, इसलिए वो उसको एंड में जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो पहले जो है उसने पीरियोडिक को कर दिया। अच्छा, पीरियोडिक होने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हम लोगों ने कहा था ये असल इक्वेशन जो है वो पीरियोडिक होगी। इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक एस एल इक्वेशन वो क्या होती है भला। हमने कहा था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस जो उसका पीरियड आता है। तो इस केस में हमारा पीरियड क्या आ रहा है, हमारा बी माइनस है। एक हमने कहा था कि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए, और हमने कहा था आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। तो मतलब कहने का ये है कि पी क्यू एंड आर शुड बी पीरियोडिक। ठीक है, अगर पी क्यू एंड आर पीरियोडिक हो जाते हैं तो देन हम कहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है। सही। अच्छा, अब अगली बात वो कर रहा है पीरियोडिक एसएल सिस्टम की। पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए उसने आपके पास जो है वो 2 कंडीशन एक्स्ट्रा बताई है। वो कहते हैं एसएल सिस्टम के लिए एक तो ये है कि हमारी इक्वेशन पीरियोडिक होनी चाहिए, वो हमने देख लेना है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन उसने दी हुई है वो इस तरह की हो, y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ b, ये y डैश ऑफ a इज इक्वल टू y डैश ऑफ b। देन हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो सिस्टम दिया गया होगा वो पीरियोडिक एसएल सिस्टम होगा। पहले वाली सिचुएशन में क्या कहा था उसने कि इक्वेशन हमारे पास रेगुलर होगी। रेगुलर की बात करें, रेगुलर में उसने क्या कहा था, हमारे पास जो इक्वेशन है वो रेगुलर होगी और जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस है वो आपकी अल्फा और बीटा जो हमारी फॉर्म थी उस तरह की फॉर्म में होगी। और पीरियोडिक में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो पीरियोडिक होनी चाहिए और जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस है वो इस तरह से होनी चाहिए कि एंड पॉइंट्स के ऊपर जो आपके पास y है, जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास अगर इस तरह से कंडीशन दी हुई हो तो हमारा जो सिस्टम है वो पीरियोडिक एसएल सिस्टम हो जाएगा। हो गया, सही हो गया। तो अब उसने इसके लिए एग्जांपल क्या दी है आपको, एग्जांपल दी उसने आपको y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 और इंटरवल उसने आपको दे दिया हुआ है यहाँ पे उसने इंटरवल क्या दिया, माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई लेस और इक्वल टू पाई लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू पाई, ये इंटरवल दे दिया। और जो साथ में उसमें कंडीशन लिखी हुई है वो कैसे लिखी हुई है, y ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू y ऑफ पाई और y डैश ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू y ऑफ पाई। तो देन कहते हैं कि ये सिस्टम आपके पास जो है ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक किस सेंस में है, आप इसके आइडेंटिफाई करो p को, q को एंड r को। p ऑफ x किसके इक्वल है आपका 1 के, 1 के, q भी आपका 0 एंड r, q आपका 0 एंड r आपका 1 आ गया। तो आपका जो सिस्टम है इसका पीरियड कितना बन रहा है 2 पाई 2 पाई, शाबाश। तो इसका पीरियड बन रहा है पीरियड इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई। और आप देखो कि आप x प्लस 2 पाई करते हो, p ऑफ x प्लस 2 पाई करो तो आंसर क्या आ रहा है आपका 1 ही आ रहा है। ठीक है, p ऑफ x के इक्वल ही आ रहा है। q ऑफ x प्लस 2 पाई करो, आंसर क्या आ रहा है आपका 0 ही आ रहा है, मतलब वो q ऑफ x के इक्वल ही आ रहा है। आप इसका r ऑफ x प्लस 2 पाई करो तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, जो कि आपका r ऑफ x की इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये इक्वेशन है ये पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है ऑन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ठीक हो गया। और ये जो कंडीशंस हैं क्या आपको नजर आ रही है इस फॉर्म की, y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ b एंड y डैश ऑफ a इज इक्वल टू y डैश ऑफ b, नजर आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा पीरियोडिक एसएल सिस्टम है। आगे उसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है, उसने कहा है कि ये जो आपके पास इसका पीरियड आ रहा है ना, मतलब देखने के लिए कि क्या वाकई आपका y ऑफ माइनस पाई y ऑफ पाई के इक्वल आ रहा है। तो इसने ये शो किया है यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल में, वहां पे मैं नहीं बता रही, यहीं पे बता रही हूँ। उसने कहा y ऑफ माइनस पाई लिया, इसके अंदर आप इसका जब पीरियड ऐड करते हो, पीरियड कितना आ रहा है इसका
2 पाई। 2 पाई तो किसके बराबर ये बढ़ना है आपका y 2 ऑफ, पाई माइनस पाई। हाँ तो ये आपके पास आ जाएगा y ऑफ पाई के इक्वल आ जाएगा। तो बन गई ना कंडीशन उसी फॉर्म की। इसी तरह से फिर वो डिफाइन कर रहा है आपका y डैश वाले को भी डिफाइन कर रहा है माइनस पाई के ऊपर। तो कहते हैं अगर हम इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास किस फॉर्म में नजर आ रहा है, y डैश ऑफ पाई के फॉर्म में नजर आ रहा है। सही है, लेकिन बस ये है कि जब भी अपना सिस्टम देखना है उसको तो जस्ट उसने कहा होगा आइडेंटिफाई करना है। तो अगर तो उसने आइडेंटिफाई करने को कहा होगा तो जस्ट आपने देख लेनी है कि जो उसकी कंडीशंस हैं वो अगर इस फॉर्म की हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज, तो आपने क्या देना है कि वो हमारा पीरियोडिक एसएल सिस्टम है। ठीक है, सही है। आगे कुछ थ्योरम्स आपके आएंगे जिसमें आप लोगों ने ना इस वाली प्रॉपर्टी को भी यूज करना होगा। ये हालांकि अभी तक तो उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको भी माइंड में रखना। अगर ये आपका सिस्टम है ना पीरियोडिक के लिए, तो आपके लिए फिर ये कंडीशन भी आप इसके लगा सकते हो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी एंड सिमिलरली क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी एंड आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी। तो ये माइंड में रखो आप लोग अभी तक। मतलब अभी तो जस्ट आपने पीरियोडिक के लिए यही पढ़ा ना कि हमारे पास उसके अंदर उसका पीरियड ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास उसकी इक्वल आना चाहिए। तो लेकिन ये भी आप माइंड में रखो, इसको आगे थ्योरम्स में उसने यूज करना है। ठीक हो गया। तो पीरियोडिक की समझ आ गई। इसको देख लो जरा, ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है आपको, नीचे उसने इसकी कंडीशन दी हुई है और वो चेक भी उसने कर लिया हुआ है। वाई ऑफ माइनस पाई के अंदर उसने ऐड अप कर लिया हुआ है। तो भला वो इसके अंदर क्यों नहीं ऐड करा? अब देखो मैंने माइनस पाई के अंदर ऐड किया है इसका पीरियड। अब अगर मैं देखो मैं पाई के अंदर चेक करती हूँ तो क्या वो आपका वाई ऑफ माइनस पाई के इक्वल बन रहा है? नहीं, वो तो 3 पाई आ गया ना। जी मैम 3। तो वो फिर उसने उस सेंस में देखा ना, उसने एक्चुअली वो जी ये शो करना चाहा कि ये आपके पास हम माइनस पाई वाले को पाई की इक्वल बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम 3 पाई ले लेते तो अगेन आपका अगर हम सेंस देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से तो माइनस पाई आ रहा था। मतलब लिखने में तो हमारा वो माइनस पाई नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कोऑर्डिनेट्स के सेंस में देखो तो वो आपका जो है वो माइनस पाई के इक्वल ही आ जाता है। मतलब आपका जो पाई और माइनस पाई है वो कैसे आपके नजर आ रहे होते हैं, ये अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर इस सेंस में चलते हैं ना, अगर हम लोग इसको ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है, और ये हमारा 2 पाई है। ऐसे ही है ना, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलते हो, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आप इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलते हो तो आपके पास देखो कैसे आ जाएगा, ये 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आता है माइनस पाई, यहाँ पे आपके पास आ जाता है माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है माइनस 2 पाई। तो अगर आप लोग नोट करते हो तो ये आपका पाई और माइनस पाई एक्चुअली सेम पॉइंट के ऊपर ही होते हैं, लेकिन जस्ट वो हमारा वो सेंस क्या होती है, वो हमारी क्लॉकवाइज सेंस होती है। ये अगर जो रेड वाली है इसमें ये माइनस पाई आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है उसके मुताबिक हमारा ये पाई हो रहा होता है। मतलब मेंशन हमने उसको आमतौर पर लाइन के ऊपर ही किया होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको लाइन के ऊपर ही होगा। एक्चुअली इस लाइन को हम लोग पाई कहते हैं। तो मेंशन करने की बात है कि हम उसको क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर आप लोग देखते हो क्वाड्रेंट सेंस में तो हमारा वो एक्चुअली 3 पाई जो है वो माइनस पाई ही आ रहा होता है। इसलिए उसने कंफ्यूजन, उसने कहा हो सकता है स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन हो जाए, उसने उस पॉइंट को डिस्कस ही नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप लोग उसको देखते हो ब्रॉड सेंस में देखते हो, मैथमेटिक्स के सेंस में देखते हो, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक्चुअली वही पॉइंट आपका आ जाता है। सही है, क्लियर है। अच्छा चलो नेक्स्ट, चलो आप लोग अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, मैं इसको जरा बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि बड़ी आ जाए मेरी नजर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसका सिंगुलर एसएल सिस्टम, सिंगुलर एसएल सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा। 3 पॉइंट्स हैं इसके, तो मैं इनकी डिस्कशन कर लेती हूँ। मेरा ख्याल यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, अगर ना हुआ तो मैं इसको दोबारा बोर्ड पे आपको समझा दूंगी। अच्छा, सिंगुलर के लिए क्या है, वही बात पहले जैसे हम लोग करते थे ना पीरियोडिक के लिए या रेगुलर के लिए, कि हमारी जो इक्वेशन है उसको रेगुलर या पीरियोडिक होना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे सिंगुलर के लिए क्या है कि हमारी जो इक्वेशन है उसको सिंगुलर होना कंपलसरी है। तो सिंगुलर एसएल इक्वेशन क्या होती है भला, बात में हम बताओ जिसके बच्चे अंदर आप। हमारे पास ए या बी हमारे पास 0 हो जाए, दोनों भी नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैम पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स कोई भी वैनिश हो मैम सकता यही है और की शाबाश, पी कंडीशन पी 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 वैसे ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। वेनिश हो रही है सामा। पॉइंट पॉइंट। हाँ हाँ, आपने बोला था, जो मुझे सुनाई दिया आपने, शायद मैं ख्याल आपने बोला था कि, लेकिन आपकी आवाज कट गई, कि मुझे लगा शायद आपने कहा कि ए जो हमारे ए और बी 0 होने चाहिए, मैम लेकिन मैं ख्याल ये आपने गलती से निकला, लेकिन वो पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स कहना था।
हाँ शाबाश, मतलब सेंस आपकी सही थी, लेकिन ये था कि आपकी वर्डिंग गलत हो गई। तो उसमें था कि पी और आर में से कोई एक जीरो हो जाए एंड पॉइंट्स के ऊपर, या दोनों जीरो हो जाए, ये दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर, या किसी एक एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारा सिंगुलर एसएल सिस्टम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वही वाली बात, आपकी वाली बात ना, या तो पी जीरो हो जाए, या हमारा क्यू जीरो, या हमारा आर जीरो हो जाए। तो अब वो कहता था, जो बात वो पहले की थी, कि या हमारा जो पी है वो एक एंड पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाए, या हमारा दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाए, या दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाए, या दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर जीरो हो जाए। तो उसने इसकी डिस्कशन तीनों सेंस में की हुई है, लेकिन जस्ट उसने पी की सेंस में की हुई है, तो आप ऑटोमेटिकली इसको फिर आर की फॉर्म में कह देना है इसको ना। लेकिन ज्यादा जो कंपल्शन है वो उसने पी के ऊपर लगाई हुई है, मतलब आपने पी की फॉर्म में रखना है सिस्टम की बात जब बात करनी है। इक्वेशन में तो आपका पी एंड आर दोनों आ सकते हैं ना। तो वो कहता है कि इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो बाउंड्री कंडीशन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, x is equal to a, and the boundary condition at the point x is equal to b is बीटा 1 y of b प्लस बीटा 2 y डैश ऑफ b इज इक्वल टू 0। देखो, जो आपकी रेगुलर वाली फॉर्म में दो कंडीशंस आई थी ना, मैं वहां पे दोबारा लेके जाती हूँ। रेगुलर फॉर्म में दो कंडीशन आई थी ना आपकी, ए पॉइंट के ऊपर भी कंडीशन आ रही थी, बी पॉइंट के ऊपर भी कंडीशन आ रही थी। तो ए पॉइंट के ऊपर कंडीशन आपकी अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में थी, एक आपके पास सिंपल y था, एक y डैश था। इसी तरह से बी के ऊपर भी दो कंडीशंस थी, एक का कोफिशिएंट बीटा 1 ले लिया था और दूसरे का बीटा 2 ले लिया था, और वहां पे आपके पास सिंपल y था और ये y डैश था, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर हमारे पास p ऑफ a जीरो आ जाता है, मतलब जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है आपका, वहां पे जीरो आ जाता है, तो हमारे पास जो है वो ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन जो कंडीशन होगी वो किसके ऊपर होगी, एट एक्स इज इक्वल टू बी पे, और वो इस तरह की फॉर्म की होगी। और वही वाली बात कि हमारे पास दोनों बीटा 1 एंड बीटा 2 एट ए टाइम जीरो नहीं होंगे, मतलब कोई एक तो जीरो हो सकता है और दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। और साथ में उसने और कंडीशन क्या लगाई है कि सोल्यूशन जो है वो आपका एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कैसा होगा, बाउंडेड होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए। बाउंडेड सोल्यूशन कैसा होता है? मैम जो अपर और लोअर दोनों सारों से बाउंडेड हो। शाबाश, मतलब अगर आप उसकी जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम वगैरह देखते हो, तो वहां पे आपकी जो है वो आपका फंक्शन लोअर एंड अपर बाउंड दोनों की उसकी एग्जिस्ट करती है, सही है। तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, बाउंडेड फंक्शन। अगर कई दफा होता है कि हमारे पास उसके राइट हैंड पॉइंट के ऊपर हो तो हम कहते हैं बाउंडेड अबव, और अगर कई दफा होता है कि हमारा लोअर पॉइंट के ऊपर हो तो हम उसे कहते हैं बाउंडेड बिलो। लेकिन जो आपके पास दोनों पॉइंट्स के ऊपर बाउंडेड हो जाए उसे क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन कहते हैं यहाँ पे। तो लेकिन कहते हैं कि ए के ऊपर वो बाउंडेड होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी में क्या कहते हैं कि जो आपके पास राइट हैंड पॉइंट है, मतलब जो बी पॉइंट है ना, अगर उसके ऊपर पी जो है वो जीरो हो जाता है, ऊपर एट एक्स इक्वल टू बी के ऊपर कोई भी बाउंड्री कंडीशन नहीं है, सही है। और हमारे पास जो ओनली बाउंड्री कंडीशन है वो किसके ऊपर होगी, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर होगी, और वो किस तरह की होगी, अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में होगी, सही हो गया। और वही कंडीशन के वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर नॉट बोथ जीरो, कहते हैं इन दिस केस वी रिक्वायर दैट द सॉल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड एट बी। तो पहले कैटेगरी भी देख लो, याद हो गई, पी ऑफ ए जीरो हो गया था ए के ऊपर, इसका मतलब है कोई कंडीशन नहीं थी, और कंडीशन कौन सी थी आपकी, एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर थी, और एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर जो हमारे पास जो सोल्यूशन था वो हमारा बॉन्डेड होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन हमारा बॉन्डेड है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन बॉन्डेड है कि नहीं है? चलो इसकी बात हम बाद में पूछते हैं आपसे, पहले तीसरी कैटेगरी कर लें। तीसरी कैटेगरी कहता है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर जीरो हो जाए, वी हैव नो बाउंड्री कंडीशंस स्पेसिफाइड एट ए और बी बट रिक्वायर्स दैट द सॉल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड ऑन ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सिस्टम, उसने हमें एग्जांपल्स दे दी हैं। तो उसामा ये जो पहली एग्जांपल दी है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? ये तीन कैटेगरीज देखी ना आपने ऊपर। जी मैम, मैं इसके अंदर मेरे पास जो है B1 है, B0 नहीं है, तो सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी नहीं है ये? मैम ए मतलब 0 आ रहा है मैम जी, ए फर्स्ट है। ठीक है, देखो जरा, इसमें पहले तो आइडेंटिफाई करो आप लोग, पी ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो इंटरवल है वो क्या है, 0 इज लेस देन x लेस और इक्वल टू 1। तो क्या आपको पी ऑफ मतलब कोई y ऑफ 0 के ऊपर कोई कंडीशन दी हुई है, एट x इज इक्वल टू 0 पे कोई कंडीशन दी हुई है? नो मैम। नो, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। आपको किस पॉइंट के ऊपर कंडीशन दी हुई है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। और जो एट x इज इक्वल टू 1 है वो कौन सा वाला पॉइंट बनता है, अगर हम उसको देखते हैं तो राइट हैंड पॉइंट,
मतलब बी बनता है एक्चुअली आपका ना। आपको जो कंडीशन उसने दी हुई है वो उसने आपको बी के ऊपर दी हुई है, और वहां पे पी ऑफ जो आपका पास उसने कह दिया है कि 0 इज इक्वल टू 0 है एंड आर ऑफ 0 is equal to 0 and there is no boundary condition specified at the end point at x is equal to 0. Therefore, this system is a singular SL system. As a second condition, we may require that the solution must be bounded as x approaches to 0 plus. ठीक हो गया, क्योंकि देखो इसमें स्ट्रिक्टली का साइन है इसलिए इसने यहाँ पे 0 प्लस से स्टार्ट किया। अनदर एग्जांपल इसने दी है। फातिमा आप बताओ ये सेकंड एग्जांपल किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? इसके साथ कोई कंडीशन दी हुई है उसने? एट एक्स इज इक्वल टू -1 या +1 के ऊपर कोई कंडीशन दी हुई है उसने? नो मैम। नो। तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है? सेकंड। थर्ड में होगी। नो बाउंड्री कंडीशन। नो बाउंड्री कंडीशन। और इसके अलावा देखो क्या पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों 0 बन रहे हैं? पी ऑफ एक्स 1 - x के इक्वल है। अगर मैं देखो ए लगा लेती हूँ, ये पॉइंट क्या है मेरा -1, तो पी ऑफ -1 भी 0 बन रहा है और पी ऑफ 1 भी 0 बन रहा है। बन रहा है ना? जी मैम। यस मैम। तो Yes, दोनों के ऊपर आपके 0 हो गए, और दोनों 0 होने के साथ साथ वो कहता है कि हमारे पास कोई भी बाउंड्री कंडीशन उसने दोनों पॉइंट पे नहीं दी हुई। देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर एनी बाउंड्री कंडीशंस टू बी स्पेसिफाइड to obtain the solution, which simply requires that the solution must be bounded over the given interval. This is an example of the singular SL system. और आप कैटेगरी 7 खुद मेंशन कर लेना कि ये कैटेगरी 3 के अंदर आ रहा है जिसमें पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों 0 बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, लास्ट बात आती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन हमारा बाउंडेड है कि नहीं? जो मतलब आपको दोनों कोई कंडीशन दी होंगी। नहीं वो तो तो कंडीशन की बात है ना, वो तो हमने इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई कर लिया। यहीं से देख के हमने कह दिया कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है। अगर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के ऊपर अगर वो 0 बन रही है दोनों पॉइंट्स के ऊपर, तो कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर हमने कह दिया कि सिर्फ पी ऑफ ए 0 है, इसका मतलब है कि ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट बी के ऊपर कंडीशन है। अगर हमने कह दिया कि पी ऑफ बी 0 है, तो हमने कह दिया कि एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो जो हमारे पास कंडीशन ए वाली है वो हमने स्पेसिफाई कर दी। और सेकंड कंडीशन को, चूंकि आपके पास जो भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें रिक्वायर्ड होता है कि उसमें हमारे पास देखो, अगर हमारे वाई डबल डैश, ये जो हमारे पास एसएल इक्वेशन आ रही है, ये किस ऑर्डर की आ रही है? सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर की है ना? तो सेकंड ऑर्डर के लिए इसका मतलब है कि इसके साथ कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, कितनी बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी? 2 मैम। 2 रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अब देखो, अगर हम कह देते हैं कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सपोज दैट, तो कहता है सिर्फ ए की बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, और या पी ऑफ बी 0 हो जाता है जैसे सेकंड कैटेगरी के अंदर है, तो ए की बाउंड्री कंडीशन है। अब देखो दूसरी बाउंड्री कंडीशन कैसे मिलेगी हमें? जताशा आप बताओ। मैम क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी? 2 कंडीशन होंगी रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब अगर 2 कंडीशन रिक्वायर्ड हैं और हमारे पास दोनों, हमने कहा है कि बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर पी ऑफ ए 0 हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ए की कंडीशन होगी एट एक्स इज इक्वल टू बी। या वो कह देता है कि अगर पी ऑफ बी 0 हो जाता है, देन हमारे पास ए की कंडीशन होगी एट एक्स इज इक्वल टू ए ना, ये जो उसने डिफाइन कर दिया। तो हमारी सेकंड कंडीशन फिर कहाँ से आएगी? नहीं पता? एनी स्टूडेंट फ्रॉम गर्ल्स? एनी स्टूडेंट फ्रॉम बॉयज? बच्चों ये देखो ना, सामने लिखा हुआ है एज अ सेकंड कंडीशन वी रिक्वायर दैट द सॉल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड एट x इक्वल टू a। ठीक है, अगर हमारा p ऑफ a 0 हो जाता है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमें कहाँ से मिलेगी? एट x इक्वल टू a के ऊपर हमारा सॉल्यूशन बाउंडेड होना चाहिए। और सेकंड कैटेगरी में कहता है कि अगर हमारे पास p ऑफ b 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू b के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है और हमारे पास x इक्वल टू a पे कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन कहाँ से मिलेगी हमें? सॉल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड एट x इक्वल टू b। अगर दोनों पे 0 हो जाता है, तो हमारा दोनों एंड पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो अब बाउंडेडनेस की कंडीशन कैसे मिलेगी? पहले आप इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करोगे,
और फिर आप अपनी कंडीशन लगाओगे बाउंडेडनेस की। बाउंडेडनेस की कंडीशन क्या होती है कि जो भी एंड पॉइंट होता है हम कहते हैं एट एक्स इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरवल आपका -1 से दिया हुआ है, -1 से 1 तक दिया हुआ है, तो हम कहेंगे व्हेन एक्स अप्रोचेस टू -1 और उसके ऊपर छोटा सा प्लस डाल देंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो शुड बी अप्रोचेस टू 0। इसी तरह से हमारे पास जब हम लोग दूसरा एंड पॉइंट ले लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू बी वाला पॉइंट, जैसे हमारे पास आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल ये वन लास्ट एग्जांपल को देख लो, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो हमारा जो सोल्यूशन है शुड बी अप्रोचेस टू 0। सही है, तो ये बाउंडेडनेस की कंडीशन होती है हमारी। ये सोल्यूशन बाउंडेड से मुराद क्या है कि हमारा वो हमारा फाइनाइट सोल्यूशन कोई ना कोई आ रहा हो। सही है, नहीं लास्ट पॉइंट की समझ आई? मैम बाउंडेड का नहीं पता लग रहा। मैम बोर्ड पे करवा देंगे तब। चलो मैं इसको बोर्ड पे करते हैं, अगर क्लास खत्म होगी ना फिर आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अच्छा बोर्ड नजर आ रहा है? अच्छा अब इसमें ये है कि अगर मैं उसको स्टार्ट करवा देती हूँ, अगर हमारे पास बॉन्डेड सोल्यूशन में क्या है, अगर सपोज दैट कैटेगरी उसने हमारे पास 3 बना ली, इसको थोड़ा सा साफ ही कर लेती हूँ क्योंकि काफी हो गया रश। अच्छा अब यहाँ पे मैं पहली कैटेगरी लिख रही थी ना, मैंने कहा चलो तब तक आपकी क्लास स्टार्ट बाकी ज्वाइन कर लें। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी पहली कैटेगरी है कि अगर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, पहले तो उसने कह दिया है कि हमारी जो इक्वेशन है शुड बी सिंगुलर। वो सिंगुलर की कैटेगरीज आपको पता है कि क्या क्या है, हमारे जो पी एंड आर हैं उनके है कोई वैनिश हो जाए, दोनों वैनिश हो जाए, या कोई इसमें से एक वैनिश हो जाए किसी एक एंड पॉइंट के ऊपर या दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर ना। अच्छा अब वो कहते हैं कि सिस्टम के लिए वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन को सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पी ऑफ ए 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू ए पे नहीं है, तो जो ओनली बाउंड्री कंडीशन है वो बी के ऊपर है। वो किस तरह की उसने बताई हुई है आपको, β1 y ऑफ b प्लस β2 y डैश ऑफ b इज इक्वल टू 0। और वो कहते हैं कि बोथ हमारे दोनों β1 और β2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कोई एक हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? उसने आगे फिर उसका एग्जांपल भी आपको दे दी हुई है। अच्छा फिर वो कहते हैं चूंकि हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एसएल इक्वेशन, तो इसका मतलब है हमें कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड है इसके कंप्लीट सोल्यूशन के लिए, हमें इसकी 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? अब एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई, तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कहाँ से मिलेगी उसने बता दिया। फॉर सेकंड कंडीशन सोल्यूशन मस्ट बी बाउंडेड एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, जिसके ऊपर आपका पी 0 हो जाता है ना, उसके ऊपर वो कहता है सोल्यूशन बाउंडेड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा ए के ऊपर 0 है तो सोल्यूशन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, वो कहता है ए के ऊपर। अच्छा बाउंडेड सोल्यूशन से मुराद क्या है? अच्छा एक कंडीशन लगा के आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, उसके अंदर अभी तक एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू तो निकल ही होगी लेकिन दूसरा वाला कांस्टेंट अभी इन्वॉल्व होगा जिसकी वैल्यू भी आपके पास नहीं निकली होगी। और वो कैसे निकल सकती है? जब तक कि आपको दूसरी कंडीशन ना दी हुई हो। तो एज ए सेकंड कंडीशन के तौर पे फिर हम लोगों ने ये कंडीशन ले लेनी है, कोई भी कैटेगरी हो जाए, चाहे आपको सेकंड वाली कैटेगरी आ जाए जिसमें हम लोगों ने पी ऑफ बी की डिस्कशन की है, या जिसमें दोनों आपकी जो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी 0 आ जाए, सारी इसके अंदर डिस्कशन हो सकती है। अच्छा बॉन्डेड का मतलब क्या होता है? हम जब अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम कहते हैं इफ हमने इसका सोल्यूशन निकाला, अब इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में निकलेगा, किस वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगा? ये जो एसएल इक्वेशन है इसका आंसर किस वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल आपको नजर आ रहा होगा? क्लास आपसे पूछती हूँ, शाबाश y की फॉर्म में। जो आपके पास इसका सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में निकलेगा? वेरिएबल y की फॉर्म में। वो कैसे पता चला? जो डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होता है ना वो आपका अननोन फंक्शन होता है। तो जैसे आपके पास इक्वेशन है ये वाली, जैसे ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है? y of x is equal to a cos of 2x plus b sin of 2x। निकाले हुए ना आप लोगों ने काफी सारे सॉल्यूशंस आपको इसके, तो इस तरह के काफी सारे निकाले हुए सॉल्यूशन तो ये आपको पता है। अच्छा अगर सपोज दैट पहली कंडीशन हमने लगा ली, कोई एक कंडीशन उसने दी हुई है तो उसको लगा के हमने सॉल्यूशन निकाल लिया इसका। सपोज दैट उसने अगर ऐसे दिया होता, ये सिस्टम दिया हुआ है, इसके साथ उसने मुझे दिया होता y of 0 is equal to 1, ऐसे दिया होता तो, और दूसरी कंडीशन मुझे दी ना होती, मतलब इसका जो इंटरवल है वो ऐसे मुझे डिफाइन होता 0 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1, ऐसे दिया होता। सपोज दैट, वैसे तो ये आपका सिंगुलर सिस्टम नहीं है ना, सपोज दैट
ये दिया होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रही हूँ। अच्छा, अगर पहली कंडीशन देखो आपने लगाई तो आपने y ऑफ 0 रखा, तो y जब आप 0 रखा इज इक्वल टू 1 रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका पास जो a है उसका आंसर क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, मेरे पास 1 आ गया ना 1। तो जो मेरे पास सोल्यूशन आ गया y ऑफ x इज इक्वल टू 1 लगा दो उसको, तो ये आ गया cos 2x प्लस b sin 2x, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे सेकंड कंडीशन तो दी नहीं हुई, तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सोल्यूशन को देखना पड़ेगा कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। अच्छा, बाउंडेड सोल्यूशन के लिए मैंने आपको कैटेगरी क्या बताई, अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। बाउंडेड सोल्यूशन के लिए हमने क्या देखना होता है, ये इसे अगली लाइन आएगी, y approaches to 0 when x approaches to a। सोल्यूशन के लिए बाउंडेड जो है वो हमें आमतौर पर हम इस तरह से देख लेते हैं इसको, ठीक है। वो किस फॉर्म में हमारा पास 0 नजर आता है, अगर हमारा वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो, मतलब पहले इसका मतलब है आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। और बाउंडेडनेस देखने के लिए फिर क्या होता है, ये हमारा तब आता है y approaches to 0 when x approaches to a, जब हमारे पास यहाँ पे if solution contains some exponential function, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना दिया हुआ हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल आ रहा होता है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लोगों ने चेक करना होता है, उस पर फिर हम लोग उसके लोअर एंड अपर बाउंड चेक करते हैं। अगर तो दोनों बराबर आ रही होती हैं तो हम कहते हैं वो बाउंडेड है। लेकिन अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, जो भी हमारे पास एंड पॉइंट है जिसके ऊपर भी आप लोगों ने वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसा होगा, पहले आप उस सोल्यूशन को निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, फिर आप एक कंडीशन लगा के अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, फिर सेकंड कंडीशन के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बाउंडेडनेस की कंडीशन लगा देते हैं। तो अगर तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो, आमतौर पर ये होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना भी आ रहा होता है ना, तो अक्सर हम बाउंडेडनेस की कंडीशन को ऐसे ले लेते हैं, हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा हो, अगर हम लोगों ने एक या दो कंडीशन लगानी हो। लेकिन ये सब में अप्लाई नहीं होता, मतलब जब आप पीडीज में जाओगे ना आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो पीडीज के अंदर हमारे अक्सर सोल्यूशन हमारे पीरियोडिक हो रहे होते हैं, फिर हम लोगों ने कहना होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है बाउंडेडनेस के लिए हमने ले लेना होता है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा हो। जब हमारा आर जो है वो जो आर आपका है, जो वहाँ पे आर रेडियस आता है ना, तो रेडियस अगर हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए या 0 को अप्रोच कर जाए, तो हमने बाउंडेडनेस की वहाँ पे कंडीशन लगाई होती है। तो बाउंडेडनेस की कंडीशन अगर तो वो 0 को अप्रोच कर जाए तो बाउंडेड हो जाता है, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो वो हमारा अनबाउंडेड हो जाता है। बात समझ लगी? तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास ज्योमेट्री किस तरह की है और हमारा सोल्यूशन किस तरह का आ रहा है। तो दो बातें अपने माइंड में रखनी है। आवाज आ रही मेरी? यस मैम। जी मैम। दो बातें अपने माइंड में रखनी है। अगर तो वो आपके पास डिस्क आ रही है, डिस्क की फॉर्म में आपका सोल्यूशन आप लोगों ने डिस्कस करना है, तो हम लोगों ने कह देना होता है आपका r अप्रोचेस टू 0 या r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को जो भी अप्रोच करे, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा 0 को अप्रोच करना चाहिए। चाहे वो आपका r जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, चाहे जो आपका r में रेडियस। तो अगर हमारा r जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे या r हमारा 0 को अप्रोच करे, r अप्रोचेस टू 0 से मुराद क्या होगा? यूनिट डिस्क में अगर हमारा r अप्रोचेस टू 0 आ जाता है तो उससे मुराद क्या होगा? पॉइंट सर्कल। क्लास क्या हो गया है? हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अगर आपकी डिस्कशन यूनिट्स डिस्क के बारे में है या डिस्क के बारे में है, कोई भी आपकी डिस्क है, अगर उसमें आपका जो r है वो अप्रोचेस टू 0 हो जाए, तब भी आपका y अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, मतलब जो सोल्यूशन है। और अगर आपका r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, r अप्रोचेस टू 0 से मुराद तो आपके पॉइंट सर्कल आ गया। अगर आप r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाता है, इसका मतलब क्या बनता है? फिर वो कोई फिगर तो नहीं बनेगी, अनबाउंडेड आ जाएगा। नहीं, पॉइंट्स पर अब बताने पड़ेंगे मुझे। अगर हमारे पास एक डिस्क की फॉर्म में सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको डिस्क की फॉर्म में सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अगर कह देते हैं कि व्हेन r अप्रोचेस टू 0 y शुड बी अप्रोचेस टू 0, तो ये भी बाउंडेडनेस की कंडीशन है, ठीक है। ये भी कंडीशन किसकी है? बाउंडेडनेस की। अगर हम कहते हैं, और ये हमारा सर्कल कैसा हो जाता है? पॉइंट सर्कल। ये किसकी एग्जांपल है? पॉइंट सर्कल की जस्ट छोटा सा पॉइंट आपका आ जाता है। अच्छा, अगर मैं कह देती हूँ व्हेन r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 0, तो ये भी कंडीशन हमारी बाउंडेडनेस की कंडीशन हो जाती है।
सही है। और ये वाला फिर कौन सा वाला केस हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ दिस डिस्क। सारा क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं when r approaches to 0 y approaches to infinity, और when r approaches to infinity y approaches to infinity, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी अनबाउंडेडनेस की कंडीशन हो जाती है। किसकी कंडीशन हो जाती है, अनबाउंडेडनेस की। लेकिन अगर आपकी यूनिट डिस्क के अलावा आपका क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपने वही जो आप लोगों ने अपनी रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि इसके लोअर और अपर बाउंड को देखना होता है। अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो हम कहते हैं हमारा सोल्यूशन बाउंडेड है, अगर वो बराबर नहीं आ रही तो हमारा सोल्यूशन वो अनबाउंडेड हो जाता है। सही है, बात फॉलो कर ली। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन आ रहे होते हैं, आमतौर पे हमारे पास ये होता है ना, हम जो रिलेशनशिप कायम करते हैं थीटा की और आर की, ऐसे करते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू y जो है वो अप्रोचेस टू 0 कर जाए, हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन बाउंडेड हो गया, बाउंडेड सॉल्यूशन हो गया है। और अगर हमारा y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए तो हम कहते हैं इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड हो गया है। जैसे देखो ये आपकी जो जमीन है, अर्थ है, आप इस ओवल के अंदर ही हो, इस सर्कल के अंदर ही हो, ये बाउंड्रीज बनी हुई है। तो जब एंड ऑफ दिस यूनिवर्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री वो खत्म हो जाएगी। जैसे बलून है या डोल है, ड्रम है, जब तक उसकी बाउंड्री बरकरार रहती है इसका मतलब है कि वो बाउंडेड रहता है, उसकी शेप बरकरार रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी बाउंड्री खत्म हुई वो अनबाउंडेड हो जाता है, पता नहीं कहाँ चलेगी, उसका वजूद ही खत्म हो गया। तो सोल्यूशन के लिए, बाउंडेड के लिए फिर हम लोग इसको आमतौर पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन 0 को अप्रोच कर जाए, बस आपने ये माइंड में रखना है, बाकी सारी बातें भूल जाओ। अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो y अप्रोचेस टू 0 को अप्रोच कर जाए, इसका मतलब है कि सोल्यूशन बाउंडेड है। और अगर वो आपका y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो आपका सोल्यूशन जो है वो आपका अनबाउंडेड हो जाता है। सही। दूसरी कैटेगरी तो आपको आती है ना, जिसमें लोअर अपर बाउंड या इन्फिमम सुप्रीमम निकाल के आप चेक करते हो, उसको मैं फॉलो कर ली। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या था कि आपको तब तक, जब तक कि आप इसका सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक आप इसकी बाउंडेडनेस की डिस्कशन नहीं कर सकते। बात फॉलो की। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिखी थी ना सोल्यूशन के लिए, ये आपकी सिंगुलर नहीं है, ये आपकी एग्जांपल क्या है, नॉट सिंगुलर, लेकिन जस्ट मैंने सोल्यूशन समझाने के लिए कि बाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है वो समझाने के लिए मैंने इस ओडी की एग्जांपल ली थी। अदरवाइज ये जो आपके पास एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ सिंगुलर एसएल इक्वेशन। हो गया क्लियर पॉइंट? जी मैम। जस्ट इसको मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन समझाने के लिए किया था, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे अपने ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। तो आज के लिए मेरे इतने काफी है, और कोई बात आप लोगों ने पूछनी हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सही है, खत्म कर दो मीटिंग। अल्लाह हाफिज।